ओके स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और ऑलमोस्ट 8 to 10 पार्टिसिपेंट थे, वो ऑलमोस्ट आ चुके। कुछ अभी आ जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस मौजूद था बिफोर ईयर एंड, और उसमें 5 मिलियन 50 लाख रुपए का रिसीवेबल था। 8 मार्च बिफोर फाइनल अकाउंट इशुएंस आपके पास डिसीजन आ जाता है कोर्ट की तरफ से, कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो गया, अनएबल टू पे। अब आपको बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एक एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, ताकि आपका एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाए, एसेट आपका सही हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू आपका चला जाए। ठीक है। अच्छा, अब आप एक सवाल पूछ रहे थे, जी बोले। हम्म। ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। देखिए, इनका एक बड़ा आसान सा सवाल है, ऑनलाइन आप लोग भी सुन लें। फिजिकल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सपोज करें जिससे आपने 5 मिलियन लेने थे, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, फाइनेंशियल इश्यूज है, और वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपको थोड़ा सा आगे जाके पे कर देंगे। तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आपका रिसीवेबल आप उसको शो करें, फिर उसमें आपको राइट ऑफ नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जी, रिसीवेबल शो करेंगे, फिर तो मतलब ऑल इज वेल ना, मतलब ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ तो हो रहा है ना, कुछ टाइम बाद तो मिल जाएगा पैसा आपको। ठीक है जी। कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा रिसीवेबल। ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे ना, ये कह रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे, उनसे हमारी कमिटमेंट हो गई है, उनसे हमने डिक्लेरेशन आ चुकी है, वो अभी बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं हुए। हो सकता है उनके आगे पैसे रुके हुए वहां से आते तो आपको दे देंगे जी। ठीक है, सही है। हाँ, दिए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो सुन लें, अगर आप किसी कस्टमर को राइट ऑफ कर चुके थे, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड हो रहे, यही बोल रहे ना, आपने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था, अब आपके रिसीवेबल में मौजूद नहीं है। सब्सिक्वेंटली पहली बात तो ये सुन लें कि ये आपने एस्टिमेशन के बेस पे राइट बैड डेट्स एस्टिमेटेड होते हैं, राइट ऑफ कर दिया था। सब्सिक्वेंटली चाहे अगले साल मिले, तो ये हम रिट्रोस्पेक्टिव तो नहीं जाएंगे, IS 8 पढ़ चुके। बिकॉज ऑफ चेंज इन एस्टिमेट एप्लीकेशन क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव। अब जिस साल पैसे मिलेंगे, उस साल कैश को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये आपकी सम सॉर्ट अदर इनकम ट्रीट होता है। दिस इज नॉन एज रिवर्सल ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। ये आपका बैड डेट एक्सपेंस का रिवर्सल है, जो प्रीवियसली राइट ऑफ। अच्छा, कुछ लोग इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, रिसीवेबल को दोबारा डेबिट करके और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं, फिर एक और एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो बात है कि आप डायरेक्ट एंट्री बना दो। इवन कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि एक्सपेंस को रिवर्स कर देते हैं, यानी वो क्या एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, यानी रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। लेकिन लॉजिकली जी, कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। लॉजिकली ये कि मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं हमारा एक्सपेंस रिवर्स हो गया। वंस अपॉन अ टाइम जब उन्होंने एंट्री बनाई थी, उस वक्त बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अगर कैश मिल जाता उसी वक्त तो एंट्री क्या बनती, कैश डेबिट। मतलब बैड डेट एक्सपेंस के बदले डेबिट क्या होता, कैश होता ना, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता। अब चूंकि सब्सिक्वेंटली वो पैसा मिल गया जो उस वक्त नहीं मिला था, कैश डेबिट होगा, इसका मतलब वो एक्सपेंस आप गलत बुक करके आए, उस एक्सपेंस को रिवर्स करें। लेकिन उसमें एक मसला ये आता है कि फिर वही वाली बात होती है, हम कहते हैं सर ये तो पिछले साल का एक्सपेंस है और आपने इसको अगले साल रिवर्स कर दिया। तो मैं आपको बताऊं, ये तरीका भी सही है, वैसे कर सकते हैं, मसला नहीं है, शरीयत में इजाजत मौजूद है, अकाउंटिंग की शरीयत में। और मैं आपको बताऊं, असल में ये बैड डेट्स का चैप्टर जो है ना, अभी मैं सुबह आज तबानी में क्लास ले रहा था, वहां मैंने समझ लिया आज ही स्टार्ट किया था। वहां जब मैं पढ़ाता हूँ ना अकाउंटिंग, और वहां जब बैड डेट्स पढ़ाता हूँ, तो आईकेप का एग्जामिनर जो है ना, वो ये एंट्री बनाता है, कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। मतलब वो पिछले साल के एक्सपेंस को भी अगले साल एक्सपेंस से ही रिवर्स करवाता है। लेकिन यही चीज हमारा आईसी में पी का एग्जामिनर जो है ना, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ जब, तो यहाँ मैं कैश डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा एग्जामिनर जो है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करता है। बात एक ही है, अभी मैं इत्तेफाक आज 2-3 जगहों पे सीसीए में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर भी मेरा ये टॉपिक चल रहा था बैड डेट्स का।
वहां जब मैंने देखा तो उनका एग्जामिनर जो है ना वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर रहा है, तो डिपेंड करता है आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस से भी। देखिए बात ये है, जब एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एक्सपेंस कम होगा तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट। तो क्या ही डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, और बेहतर तरीका यही है, क्योंकि भाई देखो पिछले साल का एक्सपेंस मैं नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करूंगा तो होगा क्या कि मेरे करंट ईयर का एक्सपेंस कम हो जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि जो करंट ईयर का मैंने बेटर एक्सपेंस डेबिट किया होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा, वो एक्सपेंस कम नजर आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस करंट ईयर के कम होंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट मेरा ज्यादा लगेगा, हालांकि वो पिछले साल का इम्पैक्ट आया है। तो बेहतर होता है कि ऐसे इम्पैक्ट, आपको याद होगा मैंने संडे वाली क्लास में एक इममटीरियल एरर था, जो पिछले साल हमारा डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट हुआ था, नेक्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर डेबिट नहीं किया था, रिटेन एंडिंग को, क्योंकि मैंने कहा वो फिर अगर मैं नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करता तो इस साल का मेरा एक्सपेंस बढ़ जाता और इस साल का प्रॉफिट कम नजर आता, वो प्रॉफिट जाता अल्टीमेटली कहाँ पे, रिटेन अर्निंग में, तो मैंने वैसे ही रिटेन अर्निंग को कम कर दिया। तो देखिए पॉसिबल दोनों वेज है, बेहतर होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से इसको एडजस्ट करें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा नॉन एडजस्टेबल इवेंट को डिफाइन कर दूं। एडजस्टेबल तो बता दिया, आईएसए का वो इवेंट जिसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे मौजूद हो वो एडजस्ट होगा। आसिफ साहब कहते हैं सर अगर पब्लिश डेट के बाद पता चले फिर उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रीट करेंगे या बेड डेट्स। जी देखिए अगर बात ये है, ये फैसला जो मार्च की 8 तारीख को आया था, अगर ये फैसला मार्च की 12 तारीख को आता, 2 दिन पीछे करने के बजाय 2 दिन आगे कर दिया, अकाउंट मेरे पब्लिश हो चुके, अब मार्च की 12 तारीख को फैसला आ रहा है, क्या अब ये एडजस्ट हो सकता है? नहीं होगा। अब ये एडजस्ट कब होगा? अगले साल एडजस्ट होगा। अब ये पहली बात तो मैं हकीकत बताऊं ना, यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने ग्राफ बनाया है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, बैलेंस शीट डेट से, हाँ उसके बाद जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में काउंट, इन बिटवीन जो इवेंट हो रहे हैं ना वो इवेंट कुछ एडजस्ट होंगे कुछ एडजस्ट। अब मैं देखिए इसी इवेंट को नॉन एडजस्टिंग कर सकता हूँ जिसको मैंने अभी एडजस्टिंग कहा है, वो कैसे, मैं ये कहूँ कि 31 दिसंबर 2020 को जिस कस्टमर से आपने 50 लाख रुपए लेने हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसकी फैक्ट्री में जो इशू हुआ उसकी तारीख क्या बताई थी, 29 दिसंबर। अब मैं कह रहा हूँ ये वाकया पेश आया 2 जन 2021, तो क्या दिसंबर 31 को आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह कुछ होने वाला है? वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग के आफ्टर 2 डेज समथिंग लाइक दैट कुछ हो जाएगा कि उसकी फैक्ट्री में आग लग जाएगी। दिसंबर 31 को शवाहिद मौजूद नहीं थे, दिसंबर 31 को ऑल इज वेल, मतलब आपने जिस कस्टमर से 50 लाख लेने हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं हुआ उसके साथ, नेक्स्ट डे हैप्पी न्यू ईयर भी मना लिया उसने Jan 1 2021, Jan 2 2021 में खुदा ना खास्ता वाकया पेश आता है। अब फैसला अगर अगेन मार्च की 8 को आ जाता है, अब मार्च की 8 का मतलब है अकाउंट आप पब्लिश कब करने जा रहे हैं, 10 को, अब 2 दिन बाकी है अभी अकाउंट पब्लिश होने में, फैसला आ चुका है, कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट अनएबल टू पे, कस्टमर आपको पे नहीं करेगा। अब मसला ये है कि चूंकि बैलेंस शीट डेट पे रिसीवेबल तो था लेकिन बैलेंस शीट डेट पे उससे रिलेटेड उसके बैंकरप्ट होने का या खुदा ना खास्ता ये जो हादसा आया है फायर अकर्ड होना वो मौजूद नहीं था। अब यहाँ एक मसला आएगा, क्योंकि ये अमाउंट अगर मटीरियल है तो आईएएस ने कहा ये एडजस्ट तो फिर भी नहीं होगा, अमाउंट अगर मटीरियल भी है ना, क्योंकि ये इवेंट इसका शवाहिद इसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो आईएएस कहता है अगर मटीरियल है तो इसका फुल डिस्क्लोजर जाएगा। आप यूजर को बता दें कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें रिसीव करना है, हो सकता है इन फ्यूचर हमारा भी क्वेश्चन मार्क हो जाए या आने वाले टाइम में प्रॉफिट कम हो जाए, डिविडेंड कम मिले या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे कस्टमर बैंकरप्ट हो चुका है, उससे वो पैसे और उसको हमने एडजस्ट नहीं किया है क्योंकि वो अनएडजस्टिंग इवेंट था IAS 10 के मुताबिक, उसको आपने यूजर को डिस्क्लोज करना है। क्योंकि मैंने एक बात शायद पहले भी कही है, हर IAS जब भी आप पढ़ेंगे वो यूजर फ्रेंडली है, IAS यूजर के फेवर में बात करता है, वो कहता है आपने यूजर को फैक्ट्स एंड फिगर दिखाने, यूजर्स को आपने रिलायबल इंफॉर्मेशन देनी है, जो स्टेक होल्डर है जिनका स्टेक है आपके साथ
उनको आपने फेयर प्रेजेंटेशन शो करनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। तो वो इवेंट जो एडजस्ट नहीं हो रहा, उसके ना एडजस्ट होने से आपकी पिक्चर अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी पिक्चर अच्छी है नहीं अब, क्योंकि फैसला आ गया है वो 50 लाख रुपए आपके। चले ये अगर मटेरियल है तो, इमटेरियल है तो फिर डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं है, फिर मसला नहीं है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते। हैंडआउट अगर आपके पास मौजूद है IS 10 का, और मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ जिनके पास अगर नेट नहीं है। मैंने भी हैंडआउट आपको शेयर किया था ग्रुप पे, अभी शेयर किया, मिल गया नहीं? अच्छा, बाद में ऐड हो गए ग्रुप में। दोबारा शेयर कर दिया मैंने। अच्छा, जिनके पास स्टिल नहीं है तो मैं ये सामने स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ, जिनके पास नहीं है। यस सर, शेयर है। आसिफ भाई, आप लोगों को मिल गया था, कुछ स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हुए। जी बिल्कुल कर देता हूँ। एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि उसका इम्पैक्ट लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, जो भी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अनएडजस्टेबल का मतलब है उसका इम्पैक्ट लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा, हालांकि वो फैसला, वो काम फाइनल अकाउंट पब्लिश होने से पहले हो चुका है, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, लेकिन एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उससे रिलेटेड बैलेंस शीट डेट पे शवाहिद मौजूद नहीं थे। अब आप ये अगर देख रहे हैं, डेफिनेशन भी मौजूद है और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे मौजूद है। IS के मुताबिक, IS के पैरा 9 के मुताबिक मैं ये अब सही नजर आ रहा है। अच्छा भाई, ये की डेफिनेशन एज पर IS 10 के मुताबिक 3 डेफिनेशंस हमें दी जा रही है। जिस तरह हमने IS 8 में 3 से 4 डेफिनेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन, अकाउंटिंग एस्टीमेट की डेफिनेशन, मटेरियल प्रायर पीरियड एरर की डेफिनेशन, ये सारी चीजें डेफिनेशन डिस्कस की थी। और ये IS 10 की डेफिनेशन एग्जामिनर कई मरतबा पूछ चुका है, बहुत मरतबा पेपर में आई है। अक्सर वो लिखता है डिफाइन एडजस्टिंग इवेंट विथ 4 एग्जाम्पल, डिफाइन एडजस्टिंग इवेंट विथ 5 एग्जाम्पल। तो पेपर में कई मरतबा ये सवाल आ चुका है, और अभी भी आपको ये गाइडलाइन दी गई है, अगर आपने वो पेपर स्ट्रक्चर पढ़ा हो, कि डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाएंगी, राइट। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, those post reporting period event, both favorable or unfavorable, that occur between the end of reporting period and the date when financial statement are authorized for issuance। आपकी कट ऑफ डेट से आपकी फाइनल अकाउंट पब्लिश होने की डेट तक के जो हालात वाकियात जो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, IS उनको कहता है इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड। 2 हिस्सों में IS डिवाइड करता है, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बड़ा क्लियर कट IS ने बता दिया है, दोस पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, वो इवेंट जिनके शवाहिद बैलेंस शीट डेट पे मौजूद हो, IS कहता है वो इवेंट आपके लिए क्या है? एडजस्टेबल इवेंट। जैसे भी हमने एग्जांपल आपको दी कि अगर आपका कस्टमर ईयर एंड पे कोई शवाहिद मौजूद है, उससे रिलेटेड कुछ मसला हो चुका था, और बिफोर इश्यूएंस ऑफ फाइनल अकाउंट उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि वो आपको नहीं पे कर सकता, तो फिर आपने उसको एडजस्ट करना है। और अगर बैलेंस शीट डेट पे कोई एविडेंस नहीं था तो फिर आपने उसको एडजस्ट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, दोस पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड इवेंट दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन
that arose after the end of reporting period. अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, और ये मैंने कॉपी की और ये आईएएस के 10 पैरा 9 में मौजूद है। आईएएस ने जो इसकी एग्जांपल्स दिए कुछ यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट्स के हवाले से, आईएएस कहता है कि एविडेंस ऑफ अ परमानेंट डिमिनिशन इन प्रॉपर्टी वैल्यू प्रायर टू ईयर एंड, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है और उसकी वैल्यू परमानेंटली आपको डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है बिफोर ईयर एंड, प्रायर टू ईयर एंड, तो फिर आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेंगे तो आप उसकी जो फेयर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब आप उसको अपनी बैलेंस शीट डेट पे एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे शो करेंगे। इसी तरह सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड। अब यहाँ थोड़ा सा एक मसला है, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये तो कह रहा है कि इन्वेंट्री बेच रहे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ एक बात सुन ले, कहने का मकसद ये है बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री का मौजूद होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी सी टाइमलाइन बना के आपको समझा दूं कि आपका ईयर एंड जून 30, 2020 और आपके पास इन्वेंट्री इस डेट पे मौजूद है, सपोज कर रहा हूँ ₹3 मिलियन, 30 लाख रुपए की इन्वेंट्री मौजूद है। आईएएस 8 पीडीएफ में शेयर कर दूंगा उबैदुल्ला, अभी तो हम आईएएस 10 पढ़ रहे, क्लास के बाद इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। इन्वेंट्री हमारे पास 3 मिलियन की मौजूद है जून 30, 2020। अच्छा, अब सपोज करें कि आपका फाइनल अकाउंट जो पब्लिश होने वो सितंबर की 3 तारीख को, ठीक है, 2020, तकरीबन जुलाई अगस्त 2 महीने 3 दिन, ये आपकी डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस है। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री होनी चाहिए। अच्छा, अब सपोज करें आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही जुलाई, अब आप इन्वेंट्री को क्योंकि क्यों नहीं बिक रही, मतलब कॉस्ट से कम पे जा रही है, इसका क्या मतलब है, आपकी मार्केट नेगेटिव चल रही है। आपने आईएस 2 अभी नहीं पढ़ा ना? अच्छा, आईएस 2 वैसे थोड़ा बहुत आपको शायद पता हो इन्वेंट्री का है, और आईएस 2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं, अभी हमने बेची नहीं है। अगर ये मेरी इन्वेंट्री है, इसकी कॉस्ट अगर 10,000 रुपए है, नॉर्मली मार्केट में अगर ये 12 का बिक रहा है तो इसकी एनआरवी कितनी है? 12,000 रुपए। बट समटाइम ये होता है कि इससे अच्छे अपडेटेड वर्जन मार्केट में आ गए, उसकी स्पीड भी तेज है, उसके फीचर्स भी अच्छे हैं, अब ये मार्केट में कोई 10 का क्या 9,000 का भी नहीं खरीद रहा, क्योंकि अब अपडेटेड वर्जन आ गए, वो सस्ते मिल रहे हैं 12-13,000 के। अब मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था, इसका मतलब है अब मेरी एनआरवी कम हो गई कॉस्ट से भी, नेट रियलाइजेबल बेचा नहीं है अभी। आईएएस कहते हैं आपने अभी इन्वेंट्री बेची नहीं है, बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन उसकी एनआरवी आपने एस्टिमेट करनी है। और अगर एनआरवी लोअर है, सपोज ये 10,000 की कॉस्ट है, एनआरवी 8,000 है, तो अब मैं बैलेंस शीट पे इसको 10,000 का नहीं दिखाऊंगा। आईएएस कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, व्हिच वन इज लोअर? अगर एनआरवी 12 है तो 10 की दिखाऊंगा, 10,000 लोअर है, कॉस्ट इज लोअर। लेकिन अगर एनआरवी 8 हो जाती है तो मुझे 2,000 रुपए से इन्वेंट्री रिटर्न डाउन, एक लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी 2,000 से, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन डेबिट होगा, लॉस। ऐसा रिजल्ट आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। अब चूंकि ये जो आईएएस समटाइम आईएएस कुछ एग्जांपल दे रहा होता है ना, वहां पे आईएएस आपको अदर आईएएस की एप्लीकेशन भी बता रहा होता है, और आईएएस आपको कहता है कि अदर इश्यूज आपके पास मौजूद होने चाहिए। मतलब यहाँ जो पॉइंट लिखा है कि सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आपने इन्वेंट्री सेल की रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, लेकिन आगे कह रहे हैं फॉर लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड, जो ईयर एंड पे उसकी कैरिंग वैल्यू थी ना उससे कम पे बेची है। ईयर एंड पे मेरी इन्वेंट्री की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? कॉस्ट 3 मिलियन। अब सपोज करें कि यहाँ पे कोई जुलाई की 25 तारीख, क्या अकाउंट पब्लिश हो गए? अभी तो 25 दिन गुजरे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ सीजन, नियर टू एक्सपायर, मार्केट में कोई ऑल्टरनेटिव आ गया है, और भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से जितना टाइम गुजरा है उतनी वैल्यू उसकी डाउनवर्ड होती जा रही है। मैंने
किसी से कहा कि ठीक है यार मैं आपको 25 लाख रुपए की बेचने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब ये मैं कॉस्ट से कम पे जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनआरवी नेट वैल्यू क्या है, कम है ना। तो आईएसबी तो क्या कहता है, विच वन इज लोअर। तो अब बैलेंस शीट पे ये 30 लाख की शो करेंगे या 25 लाख की, यानी ये इवेंट आपका एडजस्टेबल इवेंट है। अगर सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड लेकिन लेस देन कॉस्ट, मोर देन कॉस्ट वाली एडजस्ट, ऐसे तो सारी इन्वेंट्री एडजस्ट करनी पड़ जाएगी। मतलब नॉर्मली तो आप इन्वेंट्री बेचते मोर देन कॉस्ट, लेकिन कुछ रेयर आपके केसेस जहां मैंने कहा कि आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ सीजन, नियर टू एक्सपायर, या कोई और मार्केट में उसका कोई नेगेटिविटी एक्सपोज हो जाए, या उसका कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, या वो आपकी अपग्रेड वर्जन आ जाए मार्केट में, आपके पास प्रीवियस स्टॉक ज्यादा ले लिया था आपने, तो इन रीजंस पे आपकी इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से भी कम हो जाती है, तो वो बैलेंस शीट डेट पे आप उसको फिर शो करेंगे एनआरवी पे। जी नहीं, अगर आपके अकाउंट पिछले साल के अभी क्लोज नहीं हुए हैं, ये एनआरवी का मसला है। और यहाँ तो सुन लो, IS2 जब पढ़ाऊंगा, IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, विच वन इज लोअर। कॉस्ट तो मौजूद है, यू नीड टू कैलकुलेट एनआरवी। इफ एनआरवी इज लोअर तो आपको एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड करनी है, कॉस्ट को कम करना है। इफ कॉस्ट इज लोअर देयर वुड बी नो एडजस्टमेंट, कॉस्ट पे ऑलरेडी मौजूद है। मैंने एक हैंडआउट में सवाल भी रखा है, अगर आप हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी मैंने इंटरनेशनल बुक से पिक किया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल इसी सिचुएशन पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा। मैं शाइनी कॉर्पोरेशन कैरीज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। शाइनी कॉर्पोरेशन अपनी इन्वेंट्री को रखती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। December 31st 2009, cost of inventory determined under FIFO method as reported in its financial statement for the year, ये then by mistake लिख दिया है, for the year ended was ₹10 million। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। अच्छा, आगे कह रहे थे ड्यू टू रिसेशन एंड अदर नेगेटिव ट्रेंड, नेगेटिव इकोनॉमिक ट्रेंड इन द मार्केट, इन्वेंट्री कुड नॉट बी सोल्ड ड्यूरिंग द इंटायर मंथ ऑफ जैन 2010। पूरा जैन गुजर गया, आपकी इन्वेंट्री कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फेब 10 2010, मजीद 10 दिन गुजर गए, 40 दिन हो गए। ठीक है, शाइनी कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट into an agreement to sell the entire inventory to a competitor for ₹6 million। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 मिलियन। बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री मौजूद है, बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेंट्री बिक रही है लेस देन कॉस्ट। आगे कहते हैं प्रिज्यूमिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑथोराइज्ड फॉर इशुएंस ऑन 15 फेब। डायरेक्टर साइन कब करेंगे, 15 तारीख को। आपने ये कॉम्पिटिटर से किस दिन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, 10 तारीख को। अभी अकाउंट पब्लिश, बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री मौजूद थी, बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री दिखाओगे, क्या 10 मिलियन की दिखाओगे या 6 मिलियन की। शुड शाइनी कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज अ रिटर्न डाउन ऑफ 4 मिलियन, ये यूएस डॉलर तो नहीं है, पाक रुपीज है, 4 मिलियन रुपीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009। क्या शाइनी कॉर्पोरेशन इसको एडजस्ट करेगी, यस, एडजस्टेबल इवेंट। वी नीड टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री रिटर्न डाउन। डबल एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन डेबिट या एक्सपेंस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज होगा। इन्वेंट्री क्रेडिट, अभी हम पढ़कर आए आज ही, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी कम कर दूंगा कॉस्ट उतनी, तो कॉस्ट एक्सपेंस हो रहा है ना आपका, लॉस है, सीधा सीधा आपका लॉस है। फिर वहां जब सेल बुक होगी ना अगले साल, वो ब्रेक इवन पे चली जाएगी, मतलब आपकी इन्वेंट्री फिर एडजस्ट हो गई है। अब आपकी इन्वेंट्री अल्टीमेटली कितने की हो गई, पहले आपके बुक में इन्वेंट्री डेबिट में पड़ी हुई है 10 मिलियन, आपने, हालांकि हम अभी फेब में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट का सहारा होता है ना, हमने बैक डेट पे इन्वेंट्री को एडजस्ट कर दिया, अपनी बुक में उसको 10 मिलियन से गिरा के कितने पे कर दिया है, आगे बेच भी कितने करे, वो आगे ब्रेक इवन नजर आएगा, मतलब आगे लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, ये लॉस आपका पिछले साल ही एडजस्ट होगा। और IS2 के मुताबिक ये जो IS की एग्जांपल थी ना, दिस वन जो अभी हम डिस्कस, ये वाली
ये वाली सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू, यहाँ पीछे लिखी हुई थी दिस वन, यस, सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड, ईयर एंड पे जो वैल्यू थी उससे कम पे बेच रहे हैं। तो IS2 की एप्लीकेशन भी है यहाँ पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनर्जी एज वेल एज IS10 के मुताबिक ये इवेंट आपका कौन सा हो जाएगा, एडजस्टेबल। तीसरी एग्जांपल बस यहाँ पे आखिरी में डिस्कस करके क्लास को एंड कर दूंगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर विद अ बैलेंस ओइंग एट ईयर एंड। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आपको नजर आएगा, सर अभी आपने 2 केस सुनाए, दोनों केस में ईयर एंड पे बैलेंस मौजूद था 50 लाख रुपए, एक मरतबा मैंने एडजस्टेबल कहा था, एक मरतबा मैंने, लेकिन क्योंकि एक मरतबा बैलेंस शीट डेट पे शवाहिद आ गए थे कि उसकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, एक मरतबा शवाहिद बैलेंस शीट डेट के 2 दिन बाद आए थे तो वो एडजस्टेबल। अब बात में फिर वही कहूंगा, IS जब कुछ चीजें आपको लिख के दे रहे हैं ना कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो यह IS की अगली अजम्पशन क्या है जहन में कि हम इसको एडजस्ट तो कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो रही है ईयर एंड के बाद, बैलेंस मौजूद है ईयर एंड पे। दूसरी बात यहाँ पे एक और अजम्पशन होगी कि बैलेंस शीट डेट पे क्या मौजूद है, हाँ मतलब कुछ जो भी रॉन्ग चल रहा है उसकी पिक्चर आपके सामने एक नेगेटिव एक्सपोज हो चुकी है, मतलब ईयर एंड पे नेगेटिविटी का होना जरूरी है। मेरे एंड आउट के कल हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 4 और 5 जो है ना ग्रिपिंग IFRS से मैंने कॉपी की है, वो आपकी रिकमेंडेड बुक थी सिलेबस में, तो दोनों सवाल उसने बैक टू बैक रखे हुए, एक में उसने कस्टमर की फैक्ट्री में आग लगवाई ईयर एंड से पहले और एक में उसने कहा कि आग लगी ईयर एंड के बाद, तो एक को उसने कहा एडजस्टेबल, दूसरे को उसने कहा, क्योंकि उसमें आपके पास बैलेंस शीट डेट पे शवाहिद मौजूद, ठीक है। ऑनलाइन आवाज आ रही थी आप लोगों को जी, ऑनलाइन? यस सर, आवाज आ रही है सर। कोई मसला तो नहीं था? नो सर। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास सुन लें इंशाल्लाह, हाइब्रिड होगी आज की तरह 6 to 9 इंशाल्लाह, कल सैटरडे 6 to 9 हाइब्रिड क्लास लेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।